is chapter number 13 of the book, ब्रेक इवन एंड पे बैक एनालिसिस। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा चैप्टर है। ब्रेक इवन एनालिसिस है और पे बैक एनालिसिस है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको लेट्स स्टार्ट दिस वन। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 13, ब्रेक इवन एनालिसिस। राइट, कोई अगर मुझे डिफाइन कर सके व्हाट वी मीन बाय ब्रेक इवन। शायद हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है। सर नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। जितने के इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये एक ऐसा पॉइंट है या स्टेज है जिसके ऊपर हमारी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू के बराबर हो जाए। ठीक, अगर हम इससे आगे मूव करेंगे तो रेवेन्यू बढ़ जाएगा, इससे पीछे मूव करेंगे तो रेवेन्यू कॉस्ट से कम हो जाएगा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, और किसी भी प्रोजेक्ट के एनालिसिस के लिए हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना जरूरी होता है, या ब्रेक इवन एनालिसिस जरूरी होता है, ताकि हम ये इस बात का तयन कर सकें कि कहाँ पे किस वक्त जाके हमारी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और उसके बाद जो है हम प्रॉफिट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम ब्रेक इवन एनालिसिस के जरिए ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो लेट्स सी what it says. Break even analysis is performed to determine the value of a variable or parameter of a project or alternative that makes two elements equal. For example, the sales volume that will equate revenues and cost. A break-even study is performed of two alternatives to determine when either alternative is equally acceptable. Break-even study जो है ये की जाती है दो alternatives के लिए, ताकि ये डिटरमाइन किया जा सके कि कब दोनों अल्टरनेटिव जो है वो इक्वली एक्सेप्टेबल समझे जा सकते हैं, यानी कि दोनों बराबर समझे जा सकते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस कॉमनली अप्लाई टू मेक और बाय डिसीजन। मेक और बाय डिसीजन जाहिर ये इससे पहले हमने नहीं देखा। मेक का मतलब होता है कोई चीज मैन्युफैक्चर करना और बाय का मतलब होता है कोई चीज परचेज करना। तो यहाँ पे ये दो टर्म्स यूज हुई हैं, मेक और बाय। मेक हम जब करते हैं जब हम कोई चीज अपनी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हो या हम खुद उसको बना रहे हो। ठीक, और बाय हम कब करते हैं जब कोई चीज हम बाहर से खरीद रहे हैं। बाहर से मुराद इंटरनेशनल भी हो सकती है और बाहर से मुराद आउटसाइड द कंपनी भी हो सकती है। एनीथिंग विच इज आउटसाइड द मीन्स ऑफ कंपनी। When a decision is needed about the source for manufactured components, services, etc. ठीक है, तो ये definition हुई ब्रेक इवन की। Then we have payback analysis. Payback analysis determines the required minimum life of an. अच्छा, अगर किसी को नहीं पता तो we are on पेज नंबर 341। ठीक है, अगर शेयर नहीं हो रही तो प्लीज ओपन 341, जहां से चैप्टर हमारा शुरू हो रहा है। Payback analysis determines the required minimum life of an asset, process or system. ठीक है, ये मिनिमम लाइफ है किसी एसेट की, किसी प्रोसेस की या किसी सिस्टम की, टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसके अंदर इन्वेस्ट की है वो रिकवर हो जाएगी। बेटा अपने माइक्स बंद कर दो तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ये। राइट, okay. There are two types of payback.
पे बैक की दो टाइप्स होती हैं, एक रिटर्न आई ग्रेटर देन 0% एंड नो रिटर्न आई इज इक्वल टू 0%। ठीक, पे बैक के टॉपिक पे जब हम आएंगे तो हम इस चीज को डिटेल से देखेंगे, बट टुडे वी will focus on break even only. Payback analysis should not be considered the final decision maker. It is used as a screening tool or to provide supplemental information for a present worth, annual worth or other analysis. ठीक है, 13.1 break even analysis for a single project. Break even analysis की obviously हम यहाँ पे दो कैटेगरीज पढ़ेंगे, एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए और एक एक्सक्लूसिव। ठीक है, दो म्यूचुअली ब्रेक इवन एनालिसिस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव का मतलब ये है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बहुत। अब क्या आवाज When नहीं one आ of रही the सर? engineering economy, हेलो बोलूंगा तो आवाज आएगी ना बेटा। When one of the engineering economy symbols P, F, A, I or N is not known or not estimated, a break-even quantity can be determined by setting an equivalence relation for present worth or annual worth equal to 0. This form of break-even analysis has been used many times so far. जैसे कि हमने रेट ऑफ रिटर्न में किया था, क्या करते थे रेट ऑफ रिटर्न में, प्रेजेंट वर्थ इक्वेशन बनाते थे, एनुअल वर्थ इक्वेशन बनाते थे और उसको 0 से इक्वेट कर देते थे और उसके बाद जो है वो आई एस्टेटिक हम कैलकुलेट करते थे, राइट। ठीक है, इसी तरह हमें इसके अंदर भी प्रेजेंट वर्थ, एनुअल वर्थ और फ्यूचर वर्थ इक्वेशन बनानी है और उनको आपस में इक्वेट कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास मेथड्स यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वांटिटी इंक्लूड दो तीन किस्म के मेथड्स हैं जिसमें से हम दो देख सकते हैं, एक डायरेक्ट सॉल्यूशन बाय हैंड इफ ओनली वन फैक्टर इज प्रेजेंट और दूसरा ट्रायल एंड एरर बाय हैंड व्हेन मल्टीपल फैक्टर्स आर प्रेजेंट। We now concentrate on the determination of the break even quantity QBE। QBE से मतलब क्या है, ब्रेक इवन एट पॉइंट Q, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है for one parameter or decision variable. For example, the variable may be a design element to minimize cost or the production level needed to realize revenues that exceeds cost by 10%. सर आप कौन से पेज पे हैं? यहाँ सिर्फ डायग्राम दिख रही है। ठीक है, मैं शेयर करता हूँ इसको। ये 13.1 है, पेज नंबर 341। इसमें जो हाईलाइट हुआ है ब्रेक इवन की डेफिनेशन, break even analysis finds the value of a parameter that makes two elements equal। किसी भी कोई एक खास पैरामीटर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं जिससे दो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएं और ब्रेक इवन पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, QBE। Q कैपिटल में और B इसका सबस्क्रिप्ट है। B स्टैंड्स फॉर ब्रेक इवन। इसको मालूम करने के लिए मैथमेटिकल रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा और वो प्रोडक्ट रेवेन्यू, कॉस्ट और मटेरियल सप्लाई एंड डिमांड किसी भी चीज हो सकता है या कोई और पैरामीटर दैट इन्वॉल्व द पैरामीटर Q। Break even analysis is fundamental to evaluation such as make buy decision. The unit of parameter Q may vary widely, units per year, cost per kilogram, hours per month, परसेंटेज ऑफ फुल प्लांट कैपेसिटी। ये सब चीजें जो है ये मिला के क्यू बन सकती हैं या इसमें से कुछ कोई एक भी क्यू को डिफाइन कर सकती है। फिगर 13.1 देख लो। Figure 13.1 represents different shapes of a revenue relation identified as R. R is for revenue. A linear revenue relation is commonly assumed, but a non-linear relation is often more realistic. Linear relationship और non-linear relationship पता है सबको, क्या difference होता है दोनों में?
अगर दो क्वांटिटीज के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है तो ग्राफ कैसा बनेगा, और नॉन लीनियर रिलेशनशिप है तो ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे कि डायोड सबने पढ़ा है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप तो ग्राफ किस तरह का बनता है, कर्व। सॉरी सर लीनियर हो तो स्ट्रेट बनता है ग्राफ। लीनियर हो तो स्ट्रेट बनता है। वेरी गुड, ठीक है चलो, बहुत से लोगों की नॉलेज बढ़ गई ये बात जान के। और नॉन लीनियर हो तो स्ट्रेट नहीं बनता बल्कि वो कर्व में बनता है। अब कर्व किसी भी शक्ल का हो सकता है मगर होगा कर्व। It can model an increasing per unit revenue with larger volumes or a decreasing per unit volume that usually prevails at higher quantities. Cost which may be linear or non-linear usually include two components, fixed and variable. ये गालिबन हमने टेस्ट में भी डिफाइन करने की कोशिश की है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, रिमेंबर। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? These include costs such as buildings, insurance, fixed overhead, some minimum levels of labor, equipment, capital, recovery and information system. Variable cost क्या होती है? These include costs such as direct labor, materials, indirect costs, contractors, marketing, advertisement and warranty. जो major difference है fixed cost और variable cost में वो ये है कि fixed cost जैसे कि नाम से जाहिर है ये constant होती है, ठीक है। It does not vary with the output. अगर आउटपुट वेरी कर रहा है, कम है, तो फिक्स कॉस्ट वही रहेगी। अगर ज्यादा बढ़ गया है आउटपुट तो भी वही रहेगी, ठीक। वेरिएबल कॉस्ट जो वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है आउटपुट से। अगर आउटपुट लेवल कम है तो वेरिएबल कॉस्ट कम है, आउटपुट लेवल बढ़ गया है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई है। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, तो हमें ये याद रखना होगा, ठीक। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट ऑब्वियसली इन दोनों कॉस्ट पे डिपेंड करता है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो इन दोनों का सम होती है। The fixed cost component is essentially constant for all values of the variable, so it does not vary for a large range of operating parameters, such as production level or workforce size. If no units are produced, fixed costs are incurred at some threshold level. Of course, this situation cannot last long before the plant must shut down to reduce fixed cost. अगर आउटपुट लेवल आपका 0 है, नो प्रोडक्शन पे है, तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा अरसे तक लास्ट टाइम नहीं रह सकती, क्योंकि अल्टीमेटली फिर प्लांट को शट डाउन करना पड़ेगा, और अगर हम शट डाउन कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट भी खत्म हो जाएगी। Anyway, fixed costs are reduced through improved equipment, information system and workforce utilization and less cost packages, subcontracting specific functions and so on. Variable costs change with production level, workforce size and their parameters. Like I mentioned before, अगर production level बढ़ा देंगे तो variable cost हमारी बढ़ जाएगी. It is usually possible to decrease variable costs through better product design, manufacturing efficiency, improved quality and safety, and higher sales volume. When FC and BC are added, यानी कि fixed cost और variable cost को हम add करेंगे, they form a total cost relation TC. अच्छा, ये फिगर 13 के ग्राफ देख लें, ठीक है। जो कर्व में है दीज आर ग्राफ ए की बात कर रहा हूं मैं, ये नॉन लीनियर है। जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज लीनियर। ये रेवेन्यू आर जो है वो जाहिर है अमाउंट होगी, कोई डॉलर्स में होगी, और क्यू जो है ये क्वांटिटी है यूनिट्स पर ईयर। तो रेवेन्यू वर्सेस क्वांटिटी है, रेवेन्यू रिलेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेवेन्यू पर यूनिट। अच्छा, 1 जो है वो इंक्रीजिंग है और 2 जो है वो डिक्रीजिंग है, ठीक, नॉन लीनियर के लिए रिलेशनशिप। अच्छा, इसी तरह बी और सी देख लो, कॉस्ट पर ईयर। पहले मैं टोटल कॉस्ट डिफाइन कर दूं, उसके बाद फिर ये ग्राफ देखते हैं हम। The total cost relation for linear fixed and variable cost, ठीक है। Figure 13.1 shows C shows a general
total cost curve for a non-linear variable cost in which unit variable cost decreases as the quantity level rises. एक जो है ये लीनियर कॉस्ट रिलेशन है, टोटल कॉस्ट है जो कि बढ़ रही है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राफ बी। ग्राफ सी जो है ये कॉस्ट जो है ये इवेंचुअली आगे जाके डिक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट, तो उसकी वजह से टोटल कॉस्ट भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप है और ये भी डिक्रीज हो रही है। दोनों केसेस में टोटल कॉस्ट की जो इक्वेशन है वो बराबर होगी एफ सी प्लस बी सी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई ये बात? इस इक्वेशन को देख लो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टी सी इज इक्वल टू एफ सी यानी फिक्स कॉस्ट प्लस बी सी इज इक्वल टू बी सी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। As a specific but unknown value q of the decision variable, the revenue R and total cost TC relation will intersect to identify the break even point. अब जिस पॉइंट के ऊपर रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इंटरसेक्ट करेगी वो उसको हम डिफाइन आइडेंटिफाई करेंगे एज QOB, QBE, और वो ब्रेक इवन पॉइंट होगा। If Q is greater than QBE, there is a predictable profit, but if Q is less than QBE, there is a loss. For linear model R and VC, the greater the quantity, the larger the profit. ये प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट के लिए जरूरी है कि टोटल कॉस्ट कम हो और रेवेन्यू ज्यादा हो। आर माइनस टीसी, टीसी की इक्वेशन है एफ सी प्लस बीसी, तो आर उसको इक्वेट कर देंगे, आर माइनस एफ सी माइनस वीसी हो जाएगी। ठीक है, कि इसका ग्राफ कहाँ पे है, ये रहा इसका ग्राफ, फिगर 13.2। फिगर को देख लो, एक स्ट्रेट लाइन है लीनियर रिलेशनशिप आर, दूसरा है टीसी, और ये दोनों जो पॉइंट हैं ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर। अच्छा, अगर वेरिएबल कॉस्ट हम लोअर कर दें तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो वही रहेगी, फिक्स कॉस्ट का मतलब ही फिक्स है तो वो तो चेंज नहीं हो सकती, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लोअर हो सकती है, मिनिमाइज हो सकती है। तो अब जो कलर्ड ग्राफ है उसको देखो, तो जब वो लोअर हो गई तो अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है पहले से कम हो गया। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैन मूव विद टोटल कॉस्ट, बाय लोअरिंग द टोटल कॉस्ट द ब्रेक इवन पॉइंट कैन आल्सो बी लोअर्ड। ठीक, अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट से अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हमारे जो यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम प्रॉफिट में चले जाएंगे, और अगर ब्रेक इवन पॉइंट से हम कम, हमारी प्रोडक्शन कम है, तो ऑब्वियसली अगर हम लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे तो लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ। ये बात समझ में आई? ये ग्राफ समझ में आ रहा है सबके? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, दिस टॉपिक इज द काइंड ऑफ हेल्प यू आउट इन फ्यूचर एज वेल। जब तुम लोगों की प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली दिस विल गोना हेल्प यू। A relation for the break even point। बेटा आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हेलो जी सर। जी आ रही सर, है ना? बस आवाज आ रही है ठीक है। सर, आप आवाज आ रही है आपकी? A relation for the break even point may be derived when revenue and total cost are linear functions of quantity Q by setting the relation for R and TC equal to each other। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए R को TC से इक्वेट कर देंगे। क्यों?
क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट जिस वक्त अकर होगा उस वक्त प्रॉफिट हमारा 0 हो जाएगा, इंडिकेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 0। ठीक, अबव इक्वेशन में हम प्रॉफिट को अगर 0 से इक्वेट कर दें तो R माइनस टी सी इज इक्वल टू 0 और R जो होगा वो टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। अच्छा, Q हम बता चुके हैं कि क्वांटिटी है यूनिट्स की। R जो है वो स्मॉल r जो है वो रेवेन्यू पर यूनिट है और स्मॉल v जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। फिक्स कॉस्ट तो चेंज हो नहीं सकती है, अलबत्ता वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो सकती है और रेवेन्यू भी चेंज हो सकता है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, स्मॉल आर क्यू इज इक्वल टू एफ सी प्लस स्मॉल वी क्यू। अब हम इसको ब्रेक इवन पॉइंट के लिए सॉल्व कर देंगे और Q की जगह QBE रख देंगे। ठीक है, तो दो जगह Q है तो R माइनस वी हो गया, QBE इज इक्वल टू एफ सी। तो इसके अगर QBE की इक्वेशन निकालें तो QBE इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय R माइनस वी, इक्वेशन सर 13.2। हाँ बोलो बेटा। सर ये आर क्यू इक्वल टू एफ सी प्लस वी क्यू ये कैसे आया समझ में नहीं, ये बता दें अच्छा, दोबारा। ऊपर वाला समझ में आ गया, R इज इक्वल टू टी सी कैसे आया, यस सर ये समझ आ गया। ये समझ में आ गया। अच्छा, Q क्या चीज है, Q हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जो भी क्वांटिटी, अगर हम पर ईयर की बात करें तो एक साल या पर मंथ जो भी हमारा टाइम स्लॉट है उसमें हम लीनियर फंक्शन ऑफ क्वांटिटी Q को बना रहे हैं। ठीक है, अब स्मॉल r अगर हम कैपिटल R की जगह, कैपिटल R क्या चीज है, टोटल रेवेन्यू है। टोटल रेवेन्यू किस तरह से कैलकुलेट हो सकता है, रेवेन्यू पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। तो Q जो है वो टोटल यूनिट्स है और स्मॉल r जो है वो रेवेन्यू पर यूनिट है। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा इससे R। तो R की जगह हमने क्या लिख दिया, R स्मॉल r कैपिटल Q। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो है वो FC है और वेरिएबल कॉस्ट है VC। अब VC की जगह हम क्या करेंगे कि टोटल क्वांटिटी और वेरिएबल, टोटल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये आर क्यू R के बराबर है और ये VQ जो है वो VC के बराबर है। अब समझ में आ गई ये बात। और Q Yes, बेसिकली जो Q है उसको हम Q नहीं रहने देंगे बल्कि QBE रख देंगे। क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर प्रॉफिट हमने 0 रखा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो अब QBE की इक्वेशन क्या निकली, QBE इज इक्वल टू एफ सी ओवर R माइनस वी। अब इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो QBE निकल आएगा 13.2। समझ में आ रही है कैसे आई है, यस सर। हैं? पक्का बताओ समझ में आ रही है कैसे आई है ये। Q की जगह हमने QBE किया, अब VQ को हम इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे तो R माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, इस तरफ एफ सी इज इक्वल टू के तो डिवाइड कर देंगे हम R माइनस वी से, तो QBE की इक्वेशन ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सामने आ जाएगी। तो अब एक चीज हमारे पास आ गई कि अगर हमें QBE निकालना हो तो तीन चीजें चाहिए होंगी। क्या चीजें चाहिए होंगी, फिक्स कॉस्ट चाहिए होगी और रेवेन्यू पर यूनिट चाहिए होगा और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होगी। तो ये तीन चीजें अगर हमारे पास हो तो हम ब्रेक इवन क्वांटिटी निकाल सकते हैं, वो पॉइंट निकाल सकते हैं कि किस वक्त हमारी कॉस्ट बराबर हो जाएगी रेवेन्यू के। ठीक है, ग्राफ सबकी समझ में आ गया। अब ये देख लो, ये जो ग्राफ है 13.3 ये नॉन लीनियर रिलेशनशिप के लिए है, यानी कि रेवेन्यू जो है वो भी नॉन लीनियर है और टोटल कॉस्ट जो है वो भी नॉन लीनियर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है अबव केस से। ठीक, क्यों, इसके अंदर दो ब्रेक इवन पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, एक नहीं मिल रहा, एक की जगह दो मिल रहे हैं, दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज्ड होगा बिल्कुल बीच में, जब मैक्सिमम डिस्टेंस होगा रेवेन्यू और कॉस्ट में, तो वो
इसका ब्रेक इवन पॉइंट वो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो दिस इज स्लाइटली डिफरेंट। अच्छा, the break even graph is an important management tool because it is easy to understand and may be used in decision making in a variety of ways. For example, if the variable cost per unit is reduced, then the total cost line has a smaller slope and the break-even point will decrease. This is an advantage because the smaller the value of QBE, the greater the profit for a given amount of revenue. A similar analysis is possible for fixed, variable cost and increased level of production. If non-linear revenue or total cost models are used, there may be more than one break-even point. ठीक है, जैसे कि फिगर में भी है. The maximum profit occurs between the two break-even points where the distance between the R and TC relation is greatest. अच्छा, ये जो प्रॉफिट रेंज है इस केस में वो दोनों ब्रेक इवन पॉइंट्स के दरमियान में ही रहेगी, उससे ज्यादा अगर हम आगे निकल जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी. ठीक है, क्योंकि नॉन लीनियर रिलेशनशिप है. तो जब भी नॉन लीनियर रिलेशनशिप होगा और दो ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे तो उनके बीच में हमारा प्रॉफिट रेंज होगी, उससे आगे और उससे पीछे दोनों तरफ लॉस होगा. ठीक, और मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा? जब उन दोनों के एग्जैक्टली बीच में हम होंगे और दोनों का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, रेवेन्यू का और टोटल कॉस्ट का. ठीक है, ये लास्ट लाइन चाहो तो मैं हाईलाइट कर देता हूं, देख लो. The maximum profit occurs at QP between the two break-even points where the distance between the R and TC relation is greatest. अब इसकी एक इक्वेशन है, सॉरी एग्जांपल है 13.1. इस एग्जांपल से क्विकली गो थ्रू हो जाओ. I find it very good example, very descriptive of the topic. तो हो सकता है ये इस किस्म की एग्जांपल तुम्हें पेपर में भी देखने को मिल जाए. हाँ भाई, क्या समझ में आया इस एग्जांपल से? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एग्जांपल 13.1, पेज नंबर 344. एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, इंदिरा इंडस्ट्रीज, जो कि मेजर प्रोड्यूसर है डाइवर्टर्स, डैम्पर्स used in the gas turbine power industry to divert gas exhaust from the turbine to a side stack, thus reducing the noise to acceptable level of for human environment. ठीक है, नॉर्मल प्रोडक्शन लेवल जो है उनकी 60 डाइवर्टर सिस्टम्स पर मंथ है, पर ईयर नहीं है, यहाँ पे हम पर मंथ बेसिस का एनालिसिस कर रहे हैं. 60 diverter systems per month. But due to significantly improved economic condition in Asia, production is at 72 per month. ठीक है, इकोनॉमिक बेहतर है, इम्प्रूव्ड है, जिसकी वजह से 60 के बजाय हम 72 पर मंथ ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है.
द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या क्या चीजें हमारे पास सर ये cost है? सॉल्यूशन 13.2 है, उसका सिर्फ सॉल्यूशन है। 13.1 पे है बेटा, 2 पे तो है, आए नहीं मैं। सर ये नीचे लिखा हुआ है ना, सॉल्यूशन यूज इक्वेशन। हाँ जी ये सर, हम यूज इसके बारे में करेंगे। पूछ। हाँ ये ये हम यूज करेंगे। 13.1 में यूज होगा सर। ये इक्वेशन है बेटा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले ड्राइव किया ठीक ना, है। ब्रेक इवन, जी जी सर। ब्रेक इवन इक्वेशन नंबर क्वांटिटी। हाँ ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम जो हमने अभी ड्राइव की थी ब्रेक इवन पॉइंट की, उसको हम यूज करेंगे। एनीवे हमारे पास क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, और रेवेन्यू पर यूनिट। यानी कि जो तीन चीजें हमें चाहिए ब्रेक इवन पॉइंट को एस्टिमेट करने के लिए, वो तीनों चीजें यहाँ पे गिवन है। अब क्या पूछा जा रहा है, हाउ डज द इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल ऑफ 72 यूनिट्स पर मंथ कंपेयर विद द करंट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये बताना है कि हम जो है 72 यूनिट्स बना रहे हैं, नॉर्मल प्रोडक्शन जो है वो 60 है, तो ये जो इंक्रीज लेवल है प्रोडक्शन लेवल, इसको हमें कंपेयर करना है ब्रेक इवन पॉइंट से। ठीक है, व्हाट इज द करंट प्रॉफिट लेवल पर मंथ फॉर द, हमें करंट प्रॉफिट लेवल बताना है, और लास्ट क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट पर टेम्पर। डिफरेंस बताना है रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट पर टेम्पर का मतलब ये है पर यूनिट, r माइनस स्मॉल v that is necessary to break even at significantly reduced monthly production level of 45 यूनिट्स। अगर मंथली प्रोडक्शन हमारी 60 से कम हो जाए यानी 45 यूनिट्स हो जाए, तो r माइनस वी का डिफरेंस क्या होगा अगर फिक्स कॉस्ट वही रहे। क्योंकि ये मिलियंस में है 2.4 मिलियन पर मंथ, तो अब हम इसको डाउन स्केल करेंगे इन 1000 यूनिट्स। ठीक है, $1000 यूनिट्स में, वरना अगर मिलियंस में करेंगे तो बहुत बड़ा जवाब आ जाएगा, आखिर में हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो अब जैसा कि अभी ये सवाल किया था कि ये इक्वेशन 13.2 है, तो इक्वेशन 13.2 को हम यूज कर रहे हैं जो अभी अभी हमने ड्राइव किया, क्यू बी इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय आर माइनस वी। एफ सी जो कि 2.4 मिलियन है, अगर 2.4 मिलियन को हम लिखें तो कितने जीरो आ जाएंगे भाई 2.4 मिलियन में? 1 मिलियन कितना होता है, किसी को पता है? सर 2.4 एक्सपोनेंशियल पावर 6 होगी, डिवाइड बाय 1000 कर दें 2400 आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ये मैंने इसलिए पूछा ताकि जो नहीं जानते वो भी समझ जाए। 1 मिलियन 10 लाख का होता है। ठीक है, तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, तो 10 लाख में 6 जीरो हो जाएंगे, तो हम इसके आगे 2.4 की जगह 6 जीरो लगा दें और डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये 2400 इसका आंसर आ जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट की जगह हमने 2400 रखा, आर की जगह हमने 75 रखा है, क्योंकि जाहिर है 1000 की यूनिट में चल रहा है, तो 35,000 की जगह वो सिर्फ 35 ही रह जाएगा। सॉरी, आर की जगह 75 रखा और 55, तो हमारा आंसर आया 60 यूनिट्स पर मंथ, जो कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है हमारी गिवन। ठीक है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है जिसके ऊपर प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, मगर कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी अगर हम 60 यूनिट्स पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे जो फिगर ड्रॉ होगी वो भी देख लो। 13-4 is the plot of R and total cost line। ब्रेक इवन वैल्यू जो है वो 60 है और इंक्रीज प्रोडक्शन लेवल जो है वो 72 है। ठीक है, जिसपे हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 72 पे। बट अप टू नाउ हमने क्या किया है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। तो जाहिर है ब्रेक इवन पॉइंट अगर 60 है, तो जैसे ही हम 60 से आगे निकलेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट अकर हो रहा होगा, तो 72 का मतलब ये कि हम प्रॉफिट में हैं। To estimate profit in 1000 units at Q is equal to 72 units per month। अब हम इक्वेशन 13.1 यूज करेंगे जो कि प्रॉफिट की थी। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू की जगह हम आर क्यू रख देंगे, स्मॉल आर क्यू, और टोटल कॉस्ट की जगह हम रख देंगे एफ सी प्लस
वीसी की जगह स्मॉल वी क्यू रख सकते हैं। अगर हम क्यू कॉमन ले लें तो आर माइनस वी माइनस एफ सी आ जाएगा। ठीक, एफ सी हमें पता है 2400, आर 75 है, वी 35 है, और नंबर ऑफ यूनिट्स जो कि इंक्रीज है वो क्या है 72। तो सो द आंसर इज 480। ठीक है, ये समझ में आया 480 कैसे आ गया। देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 480 को हम वापस 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 480,000 पर मंथ करंटली प्रॉफिट आ गया। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि डिफरेंस कैलकुलेट करना है आर माइनस वी में, जो कि पर यूनिट क्वांटिटीज है। अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाए और क्यू जो है वो 45 यूनिट्स हो, जबकि एफ सी जो है वो 2.4 मिलियन ही रहेगा। ठीक है, तो हम इसी इक्वेशन में प्रॉफिट की जगह 0 रख दें, आर माइनस वी इंटू 45 माइनस 2400। अब हम आर माइनस वी कैलकुलेट कर लें, जो क्या आएगा 53.33 पर यूनिट। इसका क्या मतलब है, आर माइनस वी का डिफरेंस 53.33, this is the spread between R and V must be 53,330। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो कि वही है गिवन 3500 रहे, तो रेवेन्यू कितना बढ़ जाना चाहिए, द रेवेन्यू पर डेम्पर मस्ट इंक्रीज फ्रॉम 75,000 टू 88,330। यानी कि 35,000 में हम 53,330 को ऐड कर दें, just to break even at a production level of Q is equal to 45 per unit। सर ये लास्ट वाला समझ में नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि आर माइनस वी का डिफरेंस हमें मालूम करना है, यानी कि रेवेन्यू पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, उस सूरत में जबकि हमारा प्रोडक्शन लेवल डाउन हो जाए, कितना, पहले 72 था, अब वो 72 के बजाय अब वो कितना हो रहा है 45। ठीक है, तो जो अबव इक्वेशन हमने प्रॉफिट के लिए यूज की थी उसमें हम प्रॉफिट 0 कर देंगे। ठीक है, इस सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड वेरिएबल कॉस्ट पर डेम्पर का मतलब है पर यूनिट, दैट इज नेसेसरी टू ब्रेक इवन का वर्ड आ गया, इसका मतलब है प्रॉफिट यहाँ पे 0 हो गया एट ए सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड मंथली प्रोडक्शन लेवल ऑफ 45 यूनिट्स। मंथली प्रोडक्शन लेवल क्या कर दिया है इन्होंने 45 यूनिट्स। इफ फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है 2.4 मिलियन ही रहेगी। आर माइनस वी का डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है पर यूनिट, जो कि ब्रेक इवन के लिए जरूरी हो। ठीक, अब जिस इक्वेशन से हमने प्रॉफिट निकाला था, ये ऊपर वाली इक्वेशन, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस टीसी। अब प्रॉफिट इसमें हमने 0 कर दिया, आर की जगह वही आर क्यू, टीसी की जगह एफ सी प्लस पी क्यू। ठीक है, इसमें हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, आर माइनस वी क्यू माइनस एफ सी। तो अब इसमें क्यू की जगह हम 45 रख देंगे, प्रॉफिट की जगह 0 रख देंगे, और 2400 एफ सी की जगह हो जाएगा। ओके, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। तो इससे आंसर क्या निकला 53.33। आर माइनस वी का डिफरेंस हमारे पास आ गया 53.33 डॉलर्स पर यूनिट। यानी कि अगर हम यूं कहें कि वी अपनी जगह पे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स है और रेवेन्यू पे कितना बढ़ना चाहिए, अगर वी 3500 है तो रेवेन्यू जो है वो 53,330 बढ़ जाना चाहिए।
राइट। सर रेवेन्यू बढ़ेगा क्यों? ये तो कम हुआ है ना क्यों? रेवेन्यू, द रेवेन्यू पर टेम्पर क्या है हमारे पास 75,000 है, चलिए 75,000 है। अब ये 75,000 से ये बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? इतना बढ़ जाएगा कि आर और वी का डिफरेंस 53.33 होना चाहिए पर लेकिन ये यूनिट। सर प्रोडक्शन लेवल तो कम हो गया ना हमारे पास, क्यू जो है। प्रोडक्शन लेवल कम हो गया मगर रेवेन्यू फिर भी हमें बढ़ाना है यहाँ पे। जब भी तो हम ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर हम आ सकते हैं, मतलब हम यूं समझ लो कि उस चीज को अब हम महंगा बेचने पे मजबूर हैं, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस पहले जो था ये 75,000 था। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, अगर इफ वी स्टेज एट 35,000, अगर वी जो है वो 35,000 ही रहे, इन केस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर 35,000 ही रहे, तो ऑब्वियसली आर कितना हो जाएगा 53 प्लस सॉरी 53,000 प्लस 35,000, जब भी तो तब जाके वो 88,000 बनेगा और 75,000 से ज्यादा, राइट। अच्छा, इसके बाद ये हमें नहीं करना है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने की हमें जरूरत नहीं है। चाहे तो हम निकाल सकते हैं the total cost relation is divided by Q to obtain an expression for cost per unit cost निकल सकती है, also termed average cost per unit। कैसे? TU को हम सॉरी एवरेज कॉस्ट कैसे? TC टोटल कॉस्ट को हम Q से अगर हम डिवाइड कर दें, FC प्लस VQ डिवाइडेड बाय Q, तो FC ओवर Q प्लस V, ये इसका आंसर आ जाएगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज ये एक फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। अब हम आगे चलते हैं, ब्रेक इवन एनालिसिस बिटवीन टू अल्टरनेटिव्स। Now we consider break-even analysis between two mutually exclusive alternatives। अगर alternative की बात करें तो दोनों mutually exclusive हैं। Mutually exclusive means एक अगर ऑप्शन ए को हम कंसीडर करेंगे तो ऑप्शन बी ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, अगर ऑप्शन बी को कंसीडर करेंगे तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। Break-even analysis determines the value of a common variable or parameter two alternatives equating the two present worth or annual worth relations, determines the break-even point. Selection of the alternative is different depending upon two facts: slope of the variable cost curve and the parameter value relative to the break-even point। ठीक है, दो चीजें इसमें काबिल जिक्र है, दो फैक्ट हैं, एक स्लोप ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट कर्व और पैरामीटर वैल्यू रिलेटेड टू द ब्रेक इवन पॉइंट। देखते हैं ये दोनों चीजें क्या हैं। A parameter can be interest rate I, first cost E, annual operating cost OC or any other parameter। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस इससे पहले खैर हमने नहीं किया है, मगर रेट ऑफ रिटर्न हमने किया था जिसमें आई एस्टेरिक कैलकुलेट करते थे। ऑफ्टन ब्रेक इवन एनालिसिस इन्वॉल्व्स रेवेन्यू और कॉस्ट वेरिएबल्स कॉमन टू बोथ अल्टरनेटिव्स। एक ऐसा हमें पैरामीटर चाहिए होता है जो कि दोनों अल्टरनेटिव्स में कॉमन हो, such as price per unit, operating cost, cost of material or labor cost। The fixed cost, अच्छा ये फिगर 13.5 break even between two alternatives with linear cost relation। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल करने में आसानी हो। ऑल्टरनेटिव 1 की फिक्स कॉस्ट है, ऑल्टरनेटिव 2 की फिक्स कॉस्ट है, ठीक है।
और आगे जाके जाहिर है ये फिक्स कॉस्ट में जब हम वेरिएबल कॉस्ट ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट इसकी चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली ये लीनियर ही रिलेशनशिप है, तो दो स्ट्रेट लाइंस हैं। कलर से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, एक स्ट्रेट लाइन अल्टरनेटिव 1 के लिए, एक स्ट्रेट लाइन अल्टरनेटिव 2 के लिए। फिक्स कॉस्ट से शुरू हो रही है और वो टोटल कॉस्ट उसकी आगे जा रही है। जहां पे दोनों अल्टरनेटिव्स क्रॉस हो रहे हैं वो इनका, जहां पे दोनों कॉस्ट इंटरसेक्ट कर रही हैं, टोटल कॉस्ट फॉर बोथ अल्टरनेटिव्स, वो इसका ब्रेक इवन पॉइंट होगा और वहां पे एक कॉमन वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा होगा। वो कॉमन वेरिएबल कोई भी हो सकता, कोई भी कॉस्ट हो सकती है। उस वेरिएबल को हम यूजुअली x से डिफाइन करते हैं, ठीक है। Often break-even analysis involves revenue or cost variables common to both alternatives, such as price per unit, operating cost, cost of materials, or labor cost. Figure 13.5 illustrates the break-even concept of alternatives with linear cost relation. The fixed cost of alternative 2 is greater than that of alternative 1. However, alternative 2 has a smaller variable cost, as indicated by its slope. Alternative 2 की जो variable cost है वो smaller है, जबकि fixed cost higher है, ठीक। The intersection of the total cost line locates the break-even point and the variable cost establishes the slope. Thus, if the number of units of the common variable is greater than the break-even amount, the alternative 2 is selected, since the total cost will be lower. Conversely, an anticipated level of operation below the break-even point favors alternative 1. ठीक है, अब हमें देखना ये है कि किस ऑल्टरनेटिव को हमें फेवर करना है। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा कॉमन वेरिएबल की कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसका मेथड क्या है? Instead of plotting the total cost of each alternative and estimating the break-even point graphically, it may be easier to calculate the break-even point numerically using engineering economic expression for the present worth or annual worth at the mark, ठीक है। इसमें हमें annual worth या present worth की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। The annual worth is preferred when the variable units are expressed on yearly basis. And annual worth calculations are simpler for alternative with unequal life. ज्यादातर हम prefer करेंगे annual worth को, क्यों? क्योंकि जो variable units हैं वो yearly basis पर given होती हैं और calculation is much simpler for unequal lives, ठीक है। The following steps determine the break-even point of the common variable and the slope of a linear total cost relation. 3 steps हैं इसके। Number 1, define the common variable and its dimensional units. Number 2, develop present worth or annual worth relation for each alternative as a function of the common variable. पहले हम common variable define करेंगे, जो भी ज्यादातर वो cost ही होगी, variable cost most of the time. उसके बाद हम एक present worth या annual worth की इक्वेशन डेवलप करेंगे दोनों अल्टरनेटिव्स के लिए और उनको फिर हम इक्वेट कर देंगे। लास्ट स्टेप है इक्वेट द टू रिलेशंस एंड सॉल्व फॉर द ब्रेक इवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन बिटवीन अल्टरनेटिव इज बेस्ड ऑन दिस गाइडलाइन। If the anticipated level of the common variable is below the break-even value, select the alternative with the higher variable cost. If the level is above the break-even point, select the alternative with the lower variable cost. एक केस में हम कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे, एक केस में हम लोअर वेरिएबल कॉस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब ये इक्वेशन है, इक्वेशन 13.2, प्लीज गो थ्रू इट। अच्छा, इससे जो पिछली इक्वेशन एग्जाम्पल थी, इट्स मोर टूवर्ड्स कॉस्ट एनालिसिस,
ठीक, and this one is more focused on break even analysis and make or buy decision. ठीक है, जब भी हम ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करते हैं तो दूसरी चीज हमारे जहन में आनी चाहिए मेक और बाय डिसीजन। एक ऑप्शन किसी भी चीज के मैन्युफैक्चर करने का होगा और एक डिसीजन उसको किसी चीज को परचेज करने का होगा, और उन दोनों के दरमियान में हमें कंपेयर करना होगा कि विच वन टू अडॉप्ट। तो ये कहलाएगा मेक और बाय डिसीजन। राइट, स्मॉल एरोस्पेस कंपनी इज इवैल्यूएटिंग टू अल्टरनेटिव्स। एक एरोस्पेस कंपनी है, उसके पास दो अल्टरनेटिव्स हैं। द परचेज ऑफ एन ऑटोमेटिक फीड मशीन, एक ऑटोमेटिक फीड मशीन होगी, और ऑब्वियसली दूसरा अल्टरनेटिव क्या होगा, मैनुअल फीड मशीन, एंड अ मैनुअल फीड मशीन फॉर अ फिनिशिंग प्रोसेस। ठीक है, अब ये दोनों ऑप्शंस को हमें अपने ध्यान में रखना है। एक ऑटोमेटिक फीड मशीन है और एक मैनुअल फीड मशीन है। मैनुअल फीड मशीन में ज़ाहिर है हमें ऑपरेटर चाहिए। The auto feed machine has an initial cost of $23,000 and an estimated salvage value of $4,000 and a predicted life of 10 years. One person will operate the machine at a rate of $12 per hour. ठीक है, एक ऑपरेटर चाहिए ऑटोमेटिक फीड मशीन में जो कि $12 पर घंटे पे पर आवर पे काम करेगा। The expected output is 8 tons per hour. Annual maintenance operating cost is expected to be 3,500। ठीक है, ये जो ऑटोमेटिक फीड मशीन है ये इसमें इनिशियल कॉस्ट काफी हाई है, मगर ऑपरेटर हमारे पास इसमें एक की जरूरत है, यानी कि मैन पावर कम चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, The alternative manual feed machine has a first cost of 8,000। 8,000 23,000 से तकरीबन 3 टाइम्स कम है। नो एक्सपेक्टेड सैलवेज वैल्यू, कोई सैलवेज वैल्यू इसकी नहीं है, और इसकी लाइफ जो है वो 5 इयर्स है। तो ऑब्वियसली इसमें अगर देखा जाए तो डिफरेंट लाइफ पीरियड्स हैं। ठीक है, डिफरेंट लाइफ हैं, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, प्रेजेंट वर्थ या एनुअल वर्थ। जब भी हमारे पास डिफरेंट लाइफ स्पैन्स हो तो ऑब्वियसली हमारे जहन में क्या चीज आनी चाहिए, एनुअल वर्थ एनालिसिस। ठीक है, सिंपल, एंड एन आउटपुट ऑफ 6 टन्स पर आवर। वो 8 टन्स पर आवर है, ये 6 टन्स पर आवर है, तो तकरीबन ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। However, 3 workers will be required at $8 per hour each. The machine will have an annual maintenance and operation cost of 1,500। ठीक है, इसकी जो annual M&O cost है वो कम है। All projects are expected to generate a return of 10% per year. How many tons per year must be finished to justify the higher purchase cost of the auto feed machine? ठीक है, हमें क्या चीज निकालनी है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है कि in terms of tons per year must be finished to justify the higher purchase cost of the auto feed machine। क्या इस वक्त ये दोनों मशीन जो है ब्रेक इवन पॉइंट को टच करेंगी या क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टन्स पर ईयर। ठीक है, जो चीज मालूम करनी है हम उसको x कह देंगे, नंबर ऑफ टन्स पर ईयर। फॉर द ऑटो फीड मशीन एनुअल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं हम कैसे, $12 पर आवर ऑपरेटर के लिए, 1 आवर 1/8 आवर पर टन, यानी कि 8 टन पर आवर को हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया, 1/8 आवर पर टन। ठीक, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम x टन पर ईयर से। तो अब आवर आवर कैंसिल हो जाएगा, टन और टन कैंसिल हो जाएगी यूनिट्स आपस में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5x per year। The variable cost is $11 per year। The annual worth expression for the auto feed machine, अब हम एनुअल वर्थ एक्सप्रेशन बनाते हैं।
माइनस 23,000 जो कि इसकी इनिशियल कॉस्ट है ए ओवर पी फैक्टर 10% 10 ईयर्स, 4,000 जो कि सैलवेज वैल्यू है ए ओवर एफ फैक्टर 10% 10 ईयर्स, और 3,500 जो इसकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट है, माइनस एनुअल वेरिएबल कॉस्ट जो हमने अभी कैलकुलेट किए इन टर्म्स ऑफ एक्स 1 माइनस 1.5 एक्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई -$6,992 माइनस 1.5x। ये समझ में आ गई इक्वेशन। अब हम सिमिलरली एनुअल वेरिएबल कॉस्ट एंड एनुअल वर्क फॉर द मैनुअल फीड मशीन, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी इसकी, $8 पर आवर पर ऑपरेटर है, और कितने ऑपरेटर है, तो 3 ऑपरेटर है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 टन पर आवर ये प्रोड्यूस कर रही है, तो हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/6 आवर पर टन इंटू एक्स टन्स पर ईयर। तो टन्स आपस में कैंसिल हो गए, आवर्स कैंसिल हो गए, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 $24 डिवाइडेड बाय 6 4 जा 24 4x। एनुअल वर्क मैनुअल फीड के लिए हम कैसे लेंगे, 8,000 इनिशियल कॉस्ट है, ए ओवर पी फैक्टर 10% फॉर 5 ईयर्स, माइनस 1500, और इसमें कोई और कॉस्ट नहीं आ रही है, सैलरी वैल्यू इसकी नहीं है, तो -4x जो कि अभी हमने एनुअल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को हम आपस में इक्वेट कर देंगे ताकि हम x को सॉल्व कर सकें। एनुअल वर्क ऑटो इज इक्वल टू एनुअल वर्क मैनुअल, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया, x के लिए सॉल्व किया, तो x की वैल्यू आ गई 1353 टन पर ईयर। जिस वक्त 1353 टन प्रोड्यूस होंगे तो ये इसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा दोनों केसेस में। If the output is expected to exceed 1353 tons per year, purchase the auto feed machine. Since its variable cost slope is 1.5 is smaller than the manual feed variable cost slope of 4. तो अब इसमें बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट अलग से तो दिया हुआ नहीं है जिससे हम 1353 को कैलकुलेट कर सकें कि ये कम है उससे या ज्यादा है। तो बेसिकली ये जो आउटपुट क्वांटिटी है दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस ब्रेक इवन पॉइंट पे मैनुअल फीड 4x है और वेरिएबल ऑटो फीड जो है वो 1.5x है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हम बात करें तो 1.5x इज स्मॉलर देन 4x। ठीक है, तो हमारी जो सिलेक्शन होनी चाहिए वो 1.5x होनी चाहिए जो कि वेरिएबल कॉस्ट है हमारी। तो हम वी विल स्टिक टू द ऑटो फीड मशीन। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, एनी क्वेश्चन सो फार? इसमें कुछ सवाल है भाई? The break-even analysis approach is commonly used for make or buy decision. This means the company contracts to buy the product or service from the outside or make it within the company. बात का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो आउटसाइड द कंपनी से हासिल की जाएगी, और मेक का मतलब ये है कि विद इन द कंपनी उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा या हासिल किया जाएगा। The alternative to buy usually has no fixed cost and a larger variable cost. जो अल्टरनेटिव बाय का होता है उसमें नॉर्मली फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है, उस अल्टरनेटिव में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है या मिनिमम होती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है। देन द ऑप्शन टू मेक वेयर द टू कॉस्ट रिलेशन क्रॉस इज द मेक बाय डिसीजन क्वांटिटी। जहां पे वो दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो वो मेक बाय डिसीजन क्वांटिटी होती है। अमाउंट अबव दिस indicate that the item should be made, not purchased outside. Now this is the last example for today. Please go through it.
Example 13.3. Example 13.3. Page number 347. राइट, इसको पढ़ो और कोई मुझे समझाए कि इसमें क्या करना है, क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर, देन वी विल प्रोसीड. Meantime, I'll download your attendance. Okay. Right. So your attendance done. हाँ भाई, क्या समझ में आया इससे? Guardian is a national manufacturing company of home healthcare appliances. ठीक है, Guardian एक manufacturing company है. It is faced with a make or buy decision. A newly engineered lift can be installed in a car to release and lower a wheelchair. ठीक है, एक मेक और बाय डिसीजन है. एक लिफ्ट जो है वो कार ट्रंक में इंस्टॉल की जानी है जिससे कि व्हील चेयर जो है वो रेज और लोअर हो सके. The steel arm of the lift can be purchased internationally for $3.50 per unit और मेड इन हाउस. ठीक है, स्टील आर्म पे या तो बाहर से परचेज किया जाना है या फिर बनना है. इन हाउस का मतलब ये है कि कंपनी के अंदर बनना है. $3.50. If manufactured on site, 2 machines will be required. अगर उसको मैन्युफैक्चर करना है तो 2 मशीन्स की जरूरत होगी. मशीन A is estimated to cost 18,000, have a life of 6 years and have 2,000 salvage value. Machine B will cost 12,000, have a life of 4 years and have minus 500 salvage value, carry away cost. ठीक है, यहाँ पे दो मशीन्स दो मैन्युफैक्चर करने के लिए दोनों ही मशीन्स चाहिए. ये कोई एक ऑप्शन नहीं है इसके अंदर. और
एक मशीन की सैल्वेज वैल्यू 2000 है और दूसरी मशीन की सैल्वेज वैल्यू -500 है, तो क्या डिफरेंस है -500 सैल्वेज वैल्यू का? आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बिफोर। हाँ भाई, किसी की समझ में आ रहा है ये -500 सैल्वेज वैल्यू क्यों दी है? सर उसको डिस्पोज करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी हमारी। उसको डिस्पोज करने के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी, वेरी गुड। तो इसलिए ये बेसिकली ये जो सैल्वेज वैल्यू है ये रेवेन्यू नहीं है, जो उससे कोई फायदा नहीं हासिल हो रहा, बल्कि ये एक नुकसान है, हमें वहां से हटाने के लिए $500 खर्च करने पड़ेंगे, इसीलिए इसको ब्रैकेट में कहा गया कैरी अवे कॉस्ट। मशीन ए विल रिक्वायर एन ओवरहॉल आफ्टर 3 years कॉस्टिंग, 3 साल के बाद ओवरहॉल कॉस्ट इस पे लगेगी $3000। द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर मशीन ए एक्सपेक्टेड टू बी 6000 per year and for machine B is 5000 per year. A total of 4 operators will be required for the 2 machines at a rate of 12.50. 4 ऑपरेटर चाहिए 2 मशीन्स के ऊपर 12.50 per hour पर ऑपरेटर के लिए, यानी कि इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। In a normal 8 hours period, the operators can produce parts sufficient to manufacture 1000 units, यानी कि क्वांटिटी दी हुई है Q 1000 units 8 घंटे की शिफ्ट पे। Use a MAR of 15% per year to determine the following: number of units to manufacture each year to justify the in-house make option. कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे हर साल ताकि हम इन हाउस ऑप्शन को जस्टिफाई कर सकें, यानी कि मेक ऑप्शन को। ठीक है, मेक the maximum capital expense justifiable to purchase machine A, part B में maximum capital expense क्या मशीन A को परचेज करें, assuming all other estimates for machine A and B are stated. The company expects to produce 10,000 units per year. ठीक है, ये एक काफी मुश्किल सवाल है। सबसे तो हमें x को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन x एज द नंबर ऑफ लिफ्ट्स प्रोड्यूस पर ईयर। क्या चीज ए में पूछी जा रही है? नंबर ऑफ यूनिट्स टू मैन्युफैक्चर ईयर जस्टिफाई द इन हाउस मेक ऑप्शन, तो इसको हम x का नाम दे देते हैं। डिफाइन x एज द नंबर ऑफ लिफ्ट्स प्रोड्यूस्ड पर ईयर। नंबर 2, देयर आर वेरिएबल कॉस्ट फॉर ऑपरेटर्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर द 2 मशीन्स फॉर द मेक ऑप्शन। यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट है ये हमारी एनुअल वर्थ है, उसको हम फिक्स कॉस्ट का नाम देंगे एनुअल वर्थ फॉर मशीन ए एंड मशीन बी की। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट हम एनुअली कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स पर ईयर। कॉस्ट पर यूनिट के लिए हम क्या कर सकते हैं? 4 ऑपरेटर है हमारे पास और कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर ऑपरेटर? 1000 यूनिट्स। ठीक है, रेट क्या है? 12.50 पर आवर और एक शिफ्ट जो है वो 8 आवर्स की है। ठीक, तो ये सारी चीजें हो गई। 12.50 पर आवर, 8 आवर्स, एक शिफ्ट, 1000 यूनिट से डिवाइड कर दिया और x जो है यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड पर ईयर है, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या है? 0.4x। ठीक है, इसको चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। दिस विल बी, यू विल गेट द सेम आंसर 0.4x। तो ये हमारी क्या चीज हुई? एनुअल वेरिएबल कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ x। एनुअल फिक्स कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? एनुअल वर्थ ऑफ ए 18,000 ए ओवर पी फैक्टर प्लस 2000 ए ओवर एफ फैक्टर जो कि सैल्वेज वैल्यू है। 6000 क्या चीज है भाई? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, और मशीन बी की क्या है? 5000 एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट।
3000 जो कि एनुअल मेंटेनेंस इसकी ओवरहॉलिंग की कॉस्ट है 3 साल के बाद, 3000 प्योर एफ फैक्टर, और इसको प्रेजेंट में नहीं रहने देंगे बल्कि हम एनुअल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, फॉर 6 ईयर्स। ए और पी फैक्टर मार सब में 15% ही रहेगा। एनुअल वर्थ ऑफ बी माइनस 12,000 इनिशियल कॉस्ट है इसकी, ए और पी फैक्टर। इसकी लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स, ठीक है, इट इज डिफाइंड। Yeah, have a life of 4 years. Minus 500 and minus 500 इसकी सैल्वेज वैल्यू हो गई और 5000 इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है। अब टोटल कॉस्ट जो होगी वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम होगी। तो अब इन तमाम इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं। अच्छा, इक्वेट हम किससे करेंगे? जीरो से नहीं करेंगे, बल्कि शुरू में एक बात कही हुई थी, द स्टील आर्म ऑफ द लिफ्ट कैन बी परचेज्ड इंटरनेशनली फॉर 3.50 पर यूनिट। मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया क्वेश्चन में, चाहो तो देख सकते हो। तो 3.50 पर यूनिट, और कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं? पर ईयर एक्स यूनिट्स। तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए तो वो 3.50 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगी। तो जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग इक्वेशन की जो कॉस्ट आ रही है वो एनुअल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का सम है, और उसको हम इक्वेट कर देंगे माइनस 3.50 एक्स से, जो कि हमारी बाय ऑप्शन है। एक तरफ मेक ऑप्शन रखा है, एक तरफ हमने बाय ऑप्शन रखा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6565 यूनिट्स पर ईयर। A minimum of 6565 units must be produced each year to justify the make option which has the lower value 4x। अच्छा, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 0.4x थी वेरिएबल कॉस्ट, जबकि जो बाय ऑप्शन है उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या आ रही है? 3.50x। तो ऑब्वियसली हमें वी शुड स्टिक टू द मेक ऑप्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया सबके? अब इसका पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी कह रहा है द मैक्सिमम कैपिटल एक्सपेंस जस्टिफाइबल टू परचेज मशीन ए, assuming all other estimates for machine A and B are the same। maximum capital expense हमें मालूम करना है। The company expects to produce 10,000 units per year। अच्छा, अब 1000 यूनिट्स नहीं बना रही बल्कि 10,000 यूनिट्स बना रही है पर ईयर। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सब्स्टिट्यूट। अब x की जगह हम 6565 नहीं रखेंगे बल्कि 10,000 रख देंगे, और प्रेजेंट वर्थ ऑफ ए फॉर द टू बी डिटरमाइंड फर्स्ट कॉस्ट ऑफ मशीन ए। अब जो कि फर्स्ट कॉस्ट 18,000 दी हुई थी वो अब हम 18,000 नहीं रखेंगे क्योंकि अब हम मालूम कर रहे हैं फॉर 10,000। इक्वेशन 13.5 में जब हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो सॉल्यूशन यील्ड्स PA is equal to 58,295। This approximately 3 times the estimated first cost of 18,000 because the production of 10,000 per year is considerably larger than the break-even amount। ठीक है, 6,565 से ये 10,000 बहुत ज्यादा है, तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात?
एनी क्वेश्चन? हाँ भाई, कोई सवाल पूछना है? यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलें? हेलो? सर आगे चले। यस सर। गुड, ठीक है। Even though the preceding example treats only two alternatives, the same type of analysis can be performed for three or more alternatives. अगर दो से ज्यादा alternatives हैं, 3 या 4, तो भी हम यही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए. To do so, compare the alternatives in pair to find their respective break-even points. The results are the range through which each alternative is more economical. For example, in figure 13.6, if the output is less than 40 units per hour, alternative 1 should be selected. Between 40 and 60, alternative 2 is more economical and above 60, alternative 3 is favored. ठीक है, इस तरह से अगर एक दो से ज्यादा alternative है तो हम ऐसे उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं. If the variable cost relation are non-linear, analysis is more complicated. If the cost increase or decrease uniformly, mathematical expressions that allows direct determination of the break-even point can be developed. ठीक है, नॉन लीनियर में हमें जाने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिर्फ लीनियर तक ही लिमिटेड रखते हैं अपने एनालिसिस को. ठीक है, दैट विल बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर कोर्स. ठीक है, तो हम इसको यहाँ तक ही रखते हैं आज. नेक्स्ट क्लास में वी विल इंशाल्लाह फिनिश दिस चैप्टर बाय गोइंग थ्रू पे बैक एनालिसिस व्हिच इज द लास्ट टॉपिक. ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर रह जाएगा, दिस डेप्रिसिएशन मेथड. तो बहुत ज्यादा कोर्स हमारे पास बाकी नहीं है, ये चैप्टर हो जाएगा और उसके बाद फिर वो एक चैप्टर डेप्रिसिएशन मेथड, ऑब्वियसली दैट विल टेक ऑलमोस्ट 2 वीक्स. लास्ट वीक हमारा रिवीजन का हो जाएगा एंड एंड ऑफ दिस सब्जेक्ट. दैट्स ऑल. बस ये कि थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है तुम लोगों की तरफ से. होपफुली अगर अच्छे से कर लोगे तो अच्छे मार्क्स इंशाल्लाह आ जाएंगे. एंड आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स यू हैव ऑब्टेन्ड इन मिड टर्म. मुझे थोड़ी सी उससे ज्यादा मेहनत चाहिए जितनी कि तुम लोगों ने मिड टर्म में की. सर पेपर ही ऐसा बनाया था आपने? हाँ, पेपर तो बेटा ऐसे ही आएगा क्योंकि दिस इज ओपन बुक. ओपन बुक समझते हो? व्हाट इज मेंट बाय ओपन बुक? सर लेंदी भी बहुत था. हाँ, लेंदी भी था और थोड़ा मुश्किल, उसमें डिफिकल्टी लेवल भी इंट्रोड्यूस था. अच्छा, अगर मेरी बात समझ में नहीं आए तो गो टू गूगल. टाइम कम था सर. हाँ, गूगल पे जाओ और गूगल में जाके ओपन बुक एग्जामिनेशन सर्च करो. ठीक है, तो यू विल गेट अ लिस्ट ओपन के हाउ टू असेस इन ओपन बुक एग्जामिनेशन. ठीक है, उसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होता है बिकॉज यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेज. तुम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो. ऑब्वियसली देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि भाई कोई किसी से बात नहीं करेगा, तुम लोग बात कर सकते हो. ठीक है, इवन बहुत से लोग तो एक दूसरे को सॉल्व करके भी दे देते हैं विच इज ऑब्वियसली एथिकली रॉन्ग, इनकरेक्ट. नंबर 3, you have got all the books at your desk, तमाम किस्म की बुक्स, प्लस यू कैन सॉल्व, टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट, गूगल. हाँ, तो मतलब बताने का मकसद ये कि उसमें डिफिकल्टी लेवल तो इंसर्ट होगा. दैट्स व्हाई दिस इज ओपन बुक एग्जामिनेशन. कम से कम इतना तो बनाए कि किसी एक दो बच्चे का तो पूरा हो पेपर. हाँ, कम से कम ऐसा तो बनाएंगे एक दो बच्चे का तो पूरा हो. सही बात है. ओके, आई विल कीप दिस इन माइंड. सर और भी पेपर के आए वो ऐसे नहीं आए. हाँ, बट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? तुम लोगों से रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, इस सब्जेक्ट
टेंशन को होती है समझना नेट है। की सर, नेट बंद हो जाए, लाइट हाँ चली जाए, पेपर इतना लेंदी था सर, हाँ, तो इसीलिए टाइम तो टाइम कम। ज्यादा होता है ना। अगर 1.5 घंटे का पेपर है तो 3 बल्कि 3.5 घंटे का टाइम था। यू हैव कितना टाइम सर था? आपका 3.5। नहीं चेक सर, सर खतरनाक पेपर था सर, बहुत। आई नो सर खतरनाक पेपर वीएलई था। कितना प्रॉब्लम करती है। 3.5 घंटे का टाइम था। बोलो ये यस सर था। 3.5 घंटे का टाइम सर था हमारे पास। एग्जैक्टली साढ़े अरे तीन लेकिन घंटे सर का चार था, घंटे का लेकिन टाइम था, आपका लेकिन पेपर सर आप सर पेपर को 4 घंटे देखें। में भी नहीं होता। पेपर कितनी देर में खत्म हुआ? 1.5 घंटे में। सर 5 मिनट पहले तक खत्म नहीं हुआ था पेपर तो पेपर सर। सर 8.5 सर घंटे लेकिन का था सर कंप्लीट तो पेपर। नहीं हुआ था। सर पेपर सर खत्म होने कंप्लीट का तो नाम नहीं ही हुआ नहीं था ले ना रहा था, आपका जब पेपर देखो जबकि बढ़ अभी रहा है बढ़ रहा है सर। सर किसी का भी पेपर पूरा नहीं हुआ, सर किसी मैंने तो सर एक बंदे बुला का लिए थे भी। सर, मैंने बंदे बुला लिए थे गाँव से, मैंने कहा तुम पूरा हल करवाओ। सर 5 घंटे भी देते फिर भी नहीं होता सर पूरा अच्छा सर अभी तो आप में सर अब थोड़ा जब सा आसान मन सर तक हम हाँ लोग सही कर। चलो फाइनल में मैं कोशिश करूंगा कि इतना लेंथी पेपर ना हो, मगर ऑब्वियसली इट इज गोना बी मुश्किल भी ना हो डिफिकल्ट। सर। हाँ डिफिकल्ट तो होगा। ओके सर, ये मेहरबानी अब होगी आपकी हमारे ऊपर हाँ सर। मगर मैं चाहता हूं कि भाई थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी सी उसमें सब्जेक्ट में दिलचस्पी तो लो। एंड बिलीव मी, ये 2 सब्जेक्ट जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, और ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, इसमें जो मेहनत करोगे वो तुम्हारे लिए तुम्हारे काम आएगी आइंदा, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो। ठीक, कोई भी जॉब करो, वेदर इंजीनियरिंग रेलेवेंट और इवन नॉन इंजीनियरिंग, ये वो चीजें हैं जो कि प्रोफेशनल लाइफ में आपका वास्ता पड़ता ही पड़ता है। अगर ऑफिस एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, इवन अपना बिजनेस है, अगर अपना बिजनेस है तो भाई ये सब चीजें आएंगी। सिवाय इसके कि दुकान खोल के बैठ जाओ तो अलग बात है, उसके अलावा किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो, हाँ उसमें भी भाई, अगर अगर तुम दुकान खोल के भी अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसमें भी यू नीड टू डू सम कैलकुलेशन। भाई जाहिर है पढ़े लिखे हो तो कोई काम तो पढ़े सर लिखों वाला तो करना कैलकुलेशन भी तो चाहिए सही ना। आसान वाला कैलकुलेशन होगा सर, ऐसा थोड़ी होगा सर। क्यों? कॉस्ट ऐसा सर ऐसा भाई कैलकुलेशन तो एक सवाल खत्म हो ही नहीं रहा था सर, एक ही सवाल में फंस गए। सही। सर खून के आंसू आ गए थे सर। 20 की बोतल 30 की जंपो मिलती है, ये 80 की जंप हो गई, 20 की दाल दे दो, 30 की, ये कैलकुलेशन होती है। ये थोड़ी होती है सर जो आपने पेपर में दी थी। हाँ तो भाई ये तो जनरल है ना, ये तो सबके लिए है ना, सिर्फ दुकानदारी के लिए तो कैलकुलेशन नहीं है ना। ये तो उन तमाम लोगों के लिए जो एमबीए करेंगे और बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करेंगे, ये तो उन सब के लिए है। ठीक है, बहुत से लोग बिजनेस सर एनवायरनमेंट में सर आगे ऐसा अपना कर ले कैरियर सर, परस्यू जो करेंगे। जो बिजनेस के लिए कर रहे हैं सर उनके लिए अलग बना ले सर, जो नहीं कर ले सर उनके लिए थोड़ा आसान से अच्छा, बना जो ले सर। जो इंजीनियर हैं वो भी इवेंचुअली आगे जाकर किसी मैनेजमेंट पोस्ट के ऊपर आते हैं, जैसे चीफ इंजीनियर, ठीक है, या इंजीनियरिंग मैनेजर, समथिंग। इवेंचुअली 10 साल 15 साल 20 साल अगर आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे इस तरह का सिस्टम है तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ बेटर पोजीशन। इसी तरह जो लोग गवर्नमेंट में जाते हैं वो गवर्नमेंट के हवाले से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। तो ये किसी को स्पेसिफिक टारगेट करके तो कोर्स बनाया नहीं जा सकता, इसमें तो सारी चीजें आएंगी। ब्रेक इवन एनालिसिस भी है, रेट ऑफ रिटर्न भी है, और आपका इससे पहले जो टॉपिक हम गवर्नमेंट के हवाले से पढ़ रहे थे क्या था वो, बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें जानना इस लिहाज से जरूरी है कि यू डोंट नो कि आगे तुमको किस चीज की जरूरत पड़ जाए, पेश आ जाए। तो अगर अगर हम मिस कर देंगे कोई चीज तो इट विल बी मिस्ड फॉर एवर। अब रह जाती है बात एग्जाम की, तो ओके मैं कोशिश करूंगा कि जो पेपर हो वो इतना लेंथी ना हो, ठीक है, विद इन टाइम स्लॉट्स तुम लोग कर सको। ठीक, और डिफिकल्टी लेवल भी जो है वो मीडियम लेवल ही रखा जाए। ओके, ओके हैप्पी सर, नाउ? थैंक सर यू एक सर। छोटा सा काम है सर। यस सर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर ठीक, मगर जब मैं कोई सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ा रहा होता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मार्क इट और राइट इट डाउन।
ठीक है, जैसे मैंने कोई टॉपिक को ऑब्वियसली उसमें से मैं सवाल बनाऊंगा और वो हो सकता है वो क्वेश्चन या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन तुम एग्जाम में तुम्हारे सामने हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये किस तरह से होगा। ओके हाँ, और मैं नहीं चाहता कि फाइनल में कोई तुम लोग फेल हो। जो मिड टर्म में फेल हो गए मिनिमम, अब तो कुछ नहीं हो सकता। और मगर ये कि कोशिश करो कि ओपन बुक में फाइनल में फेल होने का चांस मिड कम टर्म का से रिजल्ट कम हो। वैसे कब बताएंगे सर? सर मार्क्स तो बताएं। अच्छा सर 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 रिजल्ट बता सकते हैं? रिजल्ट बताने में कोई हर्ज भी नहीं है, जाहिर है मिड टर्म के बाद हम मिड टर्म का रिजल्ट बताते ही थे। सर मार्क्स शेयर करते फिर क्या करना? मार्क्स कैसे शेयर करूं? हाउ? सर ग्रुप के अंदर। सर आप मार्क्स नहीं कर सकते सर, ऐसे ओरली बता दीजिए जिसके रोल नंबर सर अभी बता दें, जो जो प्रेसिडेंट है उसके नाम से बता दें। यार रोल नंबर वाइज बता दें सर। हो सकता है कि कोई जानना ना चाहे रोल नंबर वाइज। नहीं सर, सब जानना चाहते हैं सर। सब जानना चाहते सब हैं जानना सर। चाहते हैं सर, सब जानना चाहते हैं, बताएं सर। सब बेताबी से जानना चाहते हैं, एक दूसरे के जी, नंबर या अपने ये नंबर? काफी है सर। सर सबके सर के नंबर। चले ओके, ये मैं कर सकता हूँ। अभी टाइम है तो मैं अभी बता देता हूँ। जी जी सर अभी बता सर, दीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। सर लिस्ट बना के डाल दे तो। नहीं अभी बता नहीं लिस्ट बना के ना डालें सर, बता दें। बस अभी बता दे सर।